26 अमेंडमेंट 1.5 महीने के टाइम लाइन और 10 से 11 इजलास के बाद फाइनली 21 अक्टूबर 2024 को ये अमेंडमेंट पास हो जाती है। एक अमेंडमेंट अगर हम पीछे अमेंडमेंट के साथ इसको कंपेयर करें तो ये एक बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड लेती है। जैसे कि 80th अमेंडमेंट में पूरा 1 साल लिया था उसको पास करने में, उस पर बहुत सारे इजलास हुए थे। अलबत्ता However, इस अमेंडमेंट को अगर हम देखें तो जैसे कि हमें अमेंडमेंट के लिए जाता है, हमने एक अमेंडमेंट पे पूरी एक वीडियो बनाई, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं कि अमेंडमेंट कैसे होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में। तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है नेशनल असेंबली से और 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है सेनेट से। तो यहाँ पे भी नेशनल असेंबली से 224 मेंबर्स जो बनते हैं 2/3 के 225 मेंबर्स वोट देते हैं और 220 और सेनेट से 64 मेंबर्स चाहिए होते हैं और यहाँ 65 मेंबर्स इसके हक में वोट देते हैं। इसके बाद इसके सारे फीचर्स पर बात करने से पहले हम आपको एक बात बताते चले कि आप इससे पहले जो अमेंडमेंट्स हुई है आप इसको समझने के लिए आप उसे समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो अमेंडमेंट्स हुई खास तौर पे 18th अमेंडमेंट में जो चेंजेस लाए गए थे 26th अमेंडमेंट में वो चेंजेस वापस से चेंज कर दिए गए। तो आपको इस तरीके से फिर ये सही से समझ आ जाएगा। तो हमने उस पर भी डिटेल वीडियोस बनाई है, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। पहले हम इस पे साइलेंट फीचर्स पे बात करेंगे और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि 26 अमेंडमेंट को एक कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कहा जाता है, तो हम ये बात करेंगे कि इसे क्यों कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट कहा जाता है। सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 9 के बाद 9 ऐड किया गया, जिसके के मुताबिक राइट टू क्लीन एंड हेल्थी एनवायरनमेंट, मतलब हर शहरी का हक है साफ सुथरे माहौल पर। उसके बाद आर्टिकल 38 सब क्लॉज एफ में ये बात ऐड की गई कि एलिमिनेशन ऑफ रिबा बिफोर 2028 जनवरी, मतलब इस टाइम पीरियड से पहले सूद को पाकिस्तान के हर इकोनॉमिक सेक्टर से खत्म कर दिया जाएगा बिल्कुल। उसके बाद आर्टिकल 48 सब क्लॉज 4 में जिसके हमने देखा था कि 18th अमेंडमेंट में प्राइम मिनिस्टर को बहुत से जुरिस्डिक्शन दी गई थी प्रेसिडेंट के ऊपर, तो यहाँ पे एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी थी जो कि बाइंडिंग थी। जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट को दी जाएगी वो बाइंडिंग होगी प्रेसिडेंट पे। तो यहाँ पे ये बात की गई कि ये एडवाइस किसी भी कोर्ट में इंक्वायर नहीं की जाएगी, मतलब इसकी तफ्तीश नहीं होगी। उसके बाद मेजर चेंजेस जो हमारे पास आए हैं वो जुडिशरी सेक्शन में आए हैं। पार्ट 7 जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये है। उसके बाद क्रोनोलॉजिकली हम इसको डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 175A सब क्लॉज 2 में हम पहले देखते थे कि आर्टिकल 175A जब 18th अमेंडमेंट एड किया गया तो उसका मकसद था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है अदर देन चीफ जस्टिस उनको अपॉइंट करने का प्रोसीजर, तो उसके लिए एक कमीशन बनाया गया था जो जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नाम से इसका काम था उनको अपॉइंट करना। तो यहाँ पे अब ये चीज़ इसमें थोड़ा सा एडिशन लाया गया कि अब इस कमीशन में पहले ही होता था कि सिर्फ जो जुडिशरी के लोग होते थे जैसे कि चीफ जस्टिस, कंसर्न्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और उसके अलावा एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, इन ये बैठकर जो थे टोटल 9 लोग होते थे इस जुडिशियल कमीशन में जो बैठकर ये डिसाइड अपॉइंट करते थे इनको। अब इनकी तादाद 13 कर दी गई है क्योंकि 4 लोग अब पॉलिटिक्स से उठा दिए, अब पार्लियामेंट से उठाकर यहाँ पे बिठाए जाएंगे जजेस को अपॉइंट करने में, जिसमें 2 मेंबर्स नेशनल असेंबली के होंगे और 2 मेंबर्स सेनेट के होंगे। तो अब 13 मेंबर्स हो चुके। उसके बाद आर्टिकल 175A के ही सब क्लॉज 3 में चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का भी प्रोसीजर चेंज कर दिया गया। पहले ही होता था सीनियरिटी प्रिंसिपल के बेसिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और को अपॉइंट किया जाता था। अब ये होगा कि एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाएगी, वो पार्लियामेंट्री कमेटी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होंगे उन पर मुश्तमिल होगी, जिसमें 12 मेंबर्स होंगे, 8 नेशनल असेंबली से और 4 सेनेट से, और वो मिलकर दरअसल उन 3 द मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के नाम उनको दिए जाएंगे और उन नामों पर फिर मजीद वो मशवरत और वगैरह डिबेट के साथ फिर वो कंसेंसस के साथ एक नाम चुनेंगे 14 दिनों के अंदर और उसके बाद वो नाम वो फॉरवर्ड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर पर मजीद उसे फॉरवर्ड करेंगे प्रेसिडेंट को और फिर प्रेसिडेंट फाइनल अप्रूवल उसका देंगे। तो अब पहले जो प्रोसीजर 18th अमेंडमेंट में कहा गया था 175 जो पहले सीनियरिटी प्रिंसिपल था अब उसको मुकम्मल चेंज करके ये तरीका लिया गया है। तो इस तरीके से पॉलिटिक्स को जुडिशरी में डाल दिया गया है। इसके अलावा हम देखते हैं
जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जैसे कि 18th अमेंडमेंट के जरिए आता है आर्टिकल 175A में, उसके सब क्लॉज 18 में ये बात ऐड की जाती है कि एक एनुअल एवेल्युएशन ऑफ हाई कोर्ट जजेस, मतलब जो हमारे हाई कोर्ट्स है वो उसके जो जजेस हैं उनकी एक एनुअल एवेल्युएशन होगी इस जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए, कि उनको ये एवेल्युएशन का मकसद ये होगा कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है ओवर द ईयर, उन्होंने कितने केसेस डील किए, कितने केसेस डील नहीं किए हैं, तो ये चीज़ उनकी अकाउंटेबिलिटी करना इस कमीशन के तहत। और उसके अलावा सो मोटो जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट की जो मेन जुरिस्डिक्शन थी आर्टिकल 184 सब क्लॉज 3 में, सो मोटो उसको कैंसिल कर दिया गया। अब सो मोटो क्या है? सो मोटो से मुराद कि सुप्रीम कोर्ट का ये इख्तियार होना कि वो जब उनके पास कोई केस कोई नहीं लेकर आया है, वो खुद डायरेक्ट जाकर कोर्ट से बाहर किसी भी सेक्टर में जब उनको ऐसा लगे कि यहाँ बेइंसाफी हो रही है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तो वहां भी जाके उनकी अकाउंटेबिलिटी करना, वो अगर कोई चीज गलत कर रहा है तो उनको सही करना। तो ये जुरिस्डिक्शन अब सुप्रीम कोर्ट की खत्म कर दी गई। अब अगर कोई खुद केस नहीं उठा कर लाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, तो तब तक सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार नहीं कि वो डायरेक्ट जाके खुद किसी की अकाउंटेबिलिटी करे। तो इसे इस वजह से ख़त्म कर दिया गया है क्योंकि एक बहुत डिबेटेड कॉन्सेप्ट था कि इससे पहले जो हमारे चीफ जस्टिस गुजरे थे पाकिस्तान के, जैसे कि चीफ जस्टिस साकिब निसार और उसके अलावा और चीफ जस्टिस, उन्होंने इसका बहुत कहते हैं कि एक्स्ट्रा यूज़ किया था कि डिफरेंट सेक्टर्स में जाकर खुद उसकी चीनें मतलब कि बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी की थी। तो इसी वजह से अब इसको ख़त्म कर दिया गया मुकम्मल तौर पर। हाई कोर्ट में भी बिल्कुल यही सुमोटो जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को भी दिया गया है, हर हाई कोर्ट के पास होता है। अब 199 सब क्लॉज 1A के तहत अब इसको भी यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस फॉर द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 191 सब 191A ये और हाई कोर्ट में 202A ये दो नए आर्टिकल्स है जो ऐड किए गए, जिसके मुताबिक एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और हाई कोर्ट के अंदर। अब इन कॉन्स्टिट्यूशनल, पहले ये कहा गया था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होगा, जिस कोर्ट में जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड केसेस होंगे वो जाएंगे। फिर इस चीज की वजह ये बताई गई कि बैकलॉग ऑफ केसेस बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा केसेस है, सुप्रीम कोर्ट को संभाल नहीं सकता है, तो इससे सुप्रीम कोर्ट पर भी थोड़ा सा वजन कम होगा केसेस का, तो ये बनाया जाएगा। लेकिन फिर उस पर जो है ना इत्तेफाकी राय नहीं हुई, तो अब सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस पर इत्तेफाकी राय हुई कि अब कोर्ट के अंदर ही कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस होंगे। तो इनका के इनका जो मेन काम होगा वो ये होगा कि दोनों कोर्ट्स पे के केसेस जो जितने कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो केसेस होंगे उनको डील करना, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड फॉर एग्जांपल, तो उनको डील करना। और उसके अलावा कुछ जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन जुरिस्डिक्शन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन केसेस को डील करना, ये भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इख्तियार होता है। अब ये इनको कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस सिर्फ वो करेगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इख्तियार नहीं रहा है। और उसके अलावा जो एडवाइस टू द गवर्नमेंट, ये सुप्रीम कोर्ट की एक जुरिस्डिक्शन थी आर्टिकल 186 सब क्लॉज 3 में, अब ये सुप्रीम कोर्ट से खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे दी गई है। एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन से मुराद ये होता था कि ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार होता था कि वो गवर्नमेंट जो भी लेजिस्लेचर जो लॉज बनाती है तो उसमें उनको एडवाइस करना कि ये लॉ आप इस तरह ना इस तरह बनाए। तो ये इनका एक जुरिस्डिक्शन जो अब खत्म कर दी गई और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को दे दी गई है। और ये एडवाइस जो थी बाइंडिंग नहीं होती थी गवर्नमेंट में, मतलब गवर्नमेंट इसको कभी माने या ना माने उनकी अपनी मर्जी। उसके अलावा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की थी, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से मुराद सिर्फ वो हाई कोर्ट की नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की होती है आर्टिकल 184 में, जिससे मुराद ये होता है कि दो प्रोविंसेस के दरमियान या फेडरल और प्रोविंस के दरमियान अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो तो उसका जो केस होगा वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा। तो अब ये खत्म करके ये केस जो होगा ये डायरेक्ट अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं जाएगा। उसके अलावा द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू टेक अ केस फ्रॉम अ हाई कोर्ट, अच्छा ये आर्टिकल 186A ये पहले भी ये आर्टिकल एग्जिस्ट करता था, अब इस आर्टिकल को थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया गया है, इसमें नई चीज़ों की एडिशन कर दी गई, जिससे मुराद ये कि इस आर्टिकल से मुराद के मुताबिक एक हाई कोर्ट
کا کیس اگر اس ہائی کورٹ میں نہیں ہونا ہے، مطلب اس ہائی کورٹ کی ٹیریٹوریل جورسڈکشن نہیں ہے یا وہ ہائی کورٹ اسے صحیح سنبھال نہیں رہی ہے، تو وہ کیس کسی اور ہائی کورٹ کو دے دینا. تو یہ کیا ہوتا تھا، سپریم کورٹ کا ایک اختیار ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں ٹرانسفر آف کیسز. تو اب یہ کر دیا گیا ہے کہ وہ صرف دوسرے کورٹ کو نہیں دے سکتی، بلکہ وہ ڈیورنگ ٹرائل، مطلب وہ ٹرائل میں بھی ابھی وہ کیس چل رہا ہے، سپریم کورٹ اگر یہ دیکھے کہ ہائی کورٹ اسے صحیح سے انصاف نہیں کر رہا ہے، صحیح سے اسے چلا نہیں پا رہا ہے، تو سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ ڈائریکٹ خود ہی اس کیس کو لے لے اور خود ہی اس کیس کو نپٹائے. تو اب یہ نئی بات کی ایڈیشن اس آرٹیکل میں کر دی گئی ہے. تو یہ اوور آل آرٹیکل تھے جو چینجز کیے گئے. اب ہم بات یہ کرتے ہیں کہ اس کو کنٹروورشل کیوں کہا جاتا ہے. دو یہاں پہ ہمارے پاس فیکٹس آتے ہیں. پہلا یہ فلور کراسنگ. ہم نے دیکھا کہ فیبرری کی 2024 میں الیکشنز ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ امینڈمنٹ ہوتی ہے اور یہ اکتوبر میں امینڈمنٹ ہوتی ہے. تو اس 26 امینڈمنٹ کو جو پی ٹی آئی کے ممبرس تھے اور جو اور بھی پارٹیز تھی سوائے پی ایم ایل این کے اور پی 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 کے، انہوں نے اس امینڈمنٹ کو پاس کرنے کی مخالفت کی کہ یہ امینڈمنٹ پاس نہیں ہو. تو اس چیز سے کہ مطلب کہ اپوزیشن کی جو اتنی زیادہ پارٹیز تھے ان کی مخالفت تھی، تو یہ پاس نہیں ہو رہی تھی. تو یہ کہا گیا کہ 14th امینڈمنٹ کے ذریعے پاکستان میں جو فلور کراسنگ کا کانسیپٹ ہے، مطلب آن دا اسپاٹ آپ اپنی پارٹی سے نکل کے آپ اپنی پارٹی کے اگینسٹ ووٹ دے دیتے ہیں یا اپنی پارٹی سے آن دا اسپاٹ ریزائن کر دیتے ہیں، پارٹی سے اگینسٹ نکل کے کسی امینڈمنٹ میں ووٹ دیتے ہیں یا نو کانفیڈنس ووٹ میں یا کانفیڈنس ووٹ میں آپ کسی کے اور کے آپ جو ہے نا اپنی پارٹی سے ہٹ کے، مطلب کہ جو آپ کی اپنی پارٹی کا جو آئیڈیا ہوتا ہے، جو اپنا نظریہ ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے آپ دوسری پارٹی کے حق میں آپ وہ کر دیں، ووٹ دے دیں. تو اس چیزوں کو کیا کہتے ہیں، فلور کراسنگ کہتے ہیں. اور اس کو 14th امینڈمنٹ میں ختم کر دیا گیا تھا. لیکن ہم اس 26 امینڈمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ کاف لیگ کے اور پی ٹی آئی کے کچھ ممبرز جو 2/3 میجورٹی کو پورا کرنے کے لیے وہ بھی اس میں کیا دے دیتے ہیں، ووٹ دے دیتے ہیں. تو یہ انہوں نے فلور کراسنگ کی. ان کی اپنی پارٹی اس کے مخالف تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی جا کے اپنی پارٹی سے ہٹ کے اس کے لیے ووٹ دیا. تو پھر سپریم کورٹ میں کیس چلتا ہے اور اس کیس پر سپریم کورٹ یہ فیصلہ دیتی ہے کہ ان کے بھی جو ووٹس تھے وہ بھی صحیح تھے، ان کو بھی مانا جائے گا. لیکن پھر کیونکہ انہوں نے جو ہے نا ایک غلط کام کیا ہے، تو اب یہ کیا ہوں گے، کسی بھی پارٹی کے ممبرز نہیں ہوں گے. اب یہ ججمنٹ دی گئی کہ فلور کراسنگ کے ووٹس تو جو ووٹ ہوں گے وہ مانے جائیں گے، لیکن وہ پھر آگے جا کے وہ بندہ پھر ایک ممبر آف دا نیشنل ایک پارٹی کا ممبر پھر نہیں رہے گا، وہ پھر کسی بھی پارٹی کا ممبر نہیں رہے گا، وہ پھر ریزائن دے دے گا. اس کے بعد امبیلنس آف پاور. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیموکریٹک اسٹیٹ میں جو جوڈیشری، لیجسلیشن، ایگزیکٹو، ان کی اپنی کچھ پاورز ہوتی ہے اور یہ پاورز پھر کچھ ایسی پاورز ہوتی ہے جو ایک دوسرے کو پھر چیک کرنے کے لیے ہوتی ہے. جوڈیشری ایگزیکٹو کو، ایگزیکٹو کو لیجسلیشن کو، اور لیجسلیشن پھر جوڈیشری کو. تو اس طریقے سے یہ سرکل میں ہوتا ہے. تو یہاں پہ یہ کر دیا گیا کہ اپنے سیکٹر میں ہر کوئی انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جوڈیشری کے لیے اب جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز ہیں ان کو اپوائنٹ کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے ممبرز بھی اب جوڈیشل کمیشن میں ڈال دیے گئے. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس جو پہلے سینیورٹی کے بیسس پہ ہوتا تھا، اب اس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اب وہاں پہ بھی پارلیمنٹری ممبرز کو ایڈ کر دیا گیا. تو پولیٹکس کو جوڈیشری کے معاملات میں دخل اندازی یہاں پہ ڈالا گیا. تو اس وجہ سے بیلنس آف پاور، بہت سے جورسٹ ایکسپرٹس، لائرز، ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں بیلنس آف پاور کو ختم کر دیا گیا ہے، پولیٹکس کو یہاں حاوی کر دیا گیا ہے جوڈیشری پہ، اور جوڈیشل انڈیپینڈنس کو ختم کر دیا گیا ہے. اور یہ انٹرنیشنل بھی ایک کومنٹیٹرز کے تحت یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ پوائنٹ ان کا غلط تھا. تو اس کے علاوہ اوور آل یہ اوپینین ٹو اوپینین ریلائی کرتا ہے. آپ اپنا اوپینین اس پہ دے سکتے ہیں اور اسی سے